हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके बुक का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 15 से। पेज नंबर 14 तक की सारी एक्सरसाइजेस हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 15 से। Observe the number of digits in the two numbers being multiplied and their product in each case. Is there any connection between the numbers being multiplied and the number of digits in their products? तो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? पहले तो क्वेश्चन को समझिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करके देखिए और ऑब्जर्व कीजिए कि जो नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने डिजिट्स उन नंबर्स में हैं और आंसर में जितने डिजिट्स आ रहे हैं, क्या दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। आप अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि कोई कनेक्शन है या नहीं। वैसे एक रूल है, कनेक्शन ऑफ कोर्स है, मैं बता देती हूँ क्या है। देखिए, जब भी कभी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों नंबर्स में जो डिजिट्स होते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, और आंसर में जो डिजिट आएगा, हमेशा दोनों नंबर के डिजिट्स का जो सम होगा, या तो आंसर में उतने ही डिजिट होंगे या फिर उससे एक कम होगा। ठीक है, मान लीजिए हम एक 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे 2 डिजिट के नंबर से, तो 2 और 2 हो गया 4, 2 + 2 = 4। तो जो आंसर हमारे पास आएगा, या तो उसमें 4 डिजिट्स होंगे या फिर 3 डिजिट्स होंगे, या तो सेम उतने ही डिजिट्स होते हैं या उससे एक कम होता है। ओके, और नेक्स्ट देखिए, जैसे कि हमने अगर एक 3 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया 4 डिजिट के नंबर से, ठीक है, तो 3 + 4 = 7। तो हमारा जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, या तो वो 7 डिजिट का होगा या फिर वो 6 डिजिट का होगा। ये कनेक्शन होता है दोनों के बीच। So yes, there is a connection. The number of digits in the product will be either the sum of the number of digits in the original numbers or one less than that sum. तो कनेक्शन होता है, क्या कनेक्शन है? जो प्रोडक्ट में, ठीक है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, उसके जो डिजिट्स होंगे वो कितने होंगे? जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उनमें जो डिजिट्स हैं उसके सम के बराबर होंगे या फिर उससे 1 लेस होंगे। ओके, जैसे कि अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसमें 2 डिजिट्स हैं, इसमें 3 डिजिट्स हैं, 2 + 3 5 होता है। ठीक है, तो कभी भी इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें या तो 5 डिजिट होंगे या फिर 5 से एक लेस 4 होंगे। ठीक है, या फिर देखिए एक और हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर लिख लेते हैं, है ना। देखिए इसका आंसर होगा 1000 में है 4 डिजिट्स। इसका आंसर क्या होगा? 81,000। इसमें है 5 डिजिट्स। ठीक है, तो अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट है, उसमें कितने डिजिट्स होंगे? जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उन नंबर्स के डिजिट्स को ऐड करने पर जो नंबर हमें मिलेगा, या तो उतने होंगे या फिर उससे 1 लेस होंगे। ओके, आप और भी कुछ नंबर्स अपने आप से लेकर ये ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा, आंसर जो आएगा, उसमें या तो 6 डिजिट होंगे क्योंकि 3 + 3 6 होता है, या फिर 5 डिजिट्स होंगे, 6 होंगे या उससे 1 लेस 5 होंगे। ठीक है, ऐसे आप ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट, रॉक्सी सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर्स कैन ओनली बी अ 3 और अ 4 डिजिट नंबर। इज शी करेक्ट? तो रॉक्सी है, वो कह रही है कि अगर दो ऐसे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें जिनमें दोनों में 2 डिजिट्स हैं, तो जो आंसर आएगा या तो इसमें 3 डिजिट होंगे या 4 डिजिट होंगे। तो क्या रॉक्सी करेक्ट है? तो यस, करेक्ट है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रूल के अकॉर्डिंग जिन दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनमें जो दोनों में डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर उन्हें हम ऐड कर दें तो आंसर जो हमारे पास आएगा उसमें भी उतने ही डिजिट्स होंगे जो इन दोनों को ऐड करने से आए हैं, या फिर एक डिजिट कम होगा। ओके, तो दो 2 डिजिट नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में 2 डिजिट्स हैं, 2 + 2 =
4। दैट मीन्स आंसर जो आएगा हमारे पास या तो वो 4 डिजिट का होगा या फिर 3 डिजिट का होगा। तो रॉक्सी बिल्कुल करेक्ट कह रही है। ओके, यस, रॉक्सी इज करेक्ट बिकॉज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द प्रोडक्ट is either the sum of the number of digits in the original number or one less than that sum. So yes, Roxy correct है, क्योंकि अगर हम दो 2 डिजिट्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर जो आएगा या तो वह 4 डिजिट्स का होगा या फिर 3 डिजिट्स का होगा। ओके, नेक्स्ट, शुड वी ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशंस with 2-digit numbers to tell whether Roxy's claim is true or is there a better way to find out? तो क्या हमें 2 डिजिट के सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा? जितने भी 2 डिजिट नंबर्स हैं सबको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा ऐसा आंसर को निकालने के लिए? जो रॉक्सी कह रही है कि 2 डिजिट के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आंसर आएगा वो या तो 4 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का होगा। इसे पता करने के लिए क्या हमें सारे 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना होगा या फिर कोई और तरीका है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमें सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना नहीं होगा और इतना पॉसिबल भी नहीं है। 2 डिजिट्स के तो बहुत नंबर्स होते हैं, कब तक मल्टीप्लाई करेंगे हम? ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका है, उससे हम पता कर सकते हैं आंसर। देखिए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10। 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है हमारा 100। ठीक है, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99, क्योंकि 99 के बाद आ जाता है 100 जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारा 99। 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा 9801, 9801। ओके, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स हैं, ये लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स हैं। अब इससे बड़ा कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 100 से ज्यादा ही आएगा, है ना? और इनसे छोटा कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी इससे छोटा आएगा। तो जितने भी हमारे आंसर आएंगे 2 डिजिट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर वो 100 से 9801 के बीच में ही रहेंगे। ठीक है, 100 से छोटा कोई नहीं रहेगा और 9800 से बड़ा कोई नहीं रहेगा। ठीक है, सब इसके बीच में ही आएंगे। तो इस बात से ये पता चल जाता है कि दो 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें या तो 3 डिजिट होंगे या फिर 4 डिजिट होंगे। 3 डिजिट से कम नहीं हो सकते हैं और 4 डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रूव होता है। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? नो, वी डोंट हैव टू ट्राई ऑल पॉसिबल मल्टीप्लीकेशंस विद 2 डिजिट नंबर्स। हमें सभी 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, वी कैन फाइंड इट बाय मल्टीप्लाइंग 2 लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर्स। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 2 स्मॉलेस्ट और 2 लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था। ओके, शी एक्सप्लेन्स हर रीजनिंग। We want to know about the number of digits in the product of 2 2-digit numbers. To know the smallest such product, I took 10 into 10, so all the other products will be greater than 100. तो उसने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम कर सकते हैं। हमें क्या करना है? 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर्स ले लेने हैं, जो कि 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। ठीक है, 10 into 10 करके देख लो। अब जो भी आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10 into 10 आया 100। ठीक है, अब इससे बड़े किसी भी नंबर 2 डिजिट नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 100 से ज़्यादा ही आएगा। ओके, टू नो द ग्रेटेस्ट सच प्रोडक्ट आई मल्टीप्लाइड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100 into 100 टू गेट 10,000, सो द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशंस विल बी लेस देन 10,000। और रॉक्सी ने क्या किया? 100 into 100 भी करके देख लिया। 100 वैसे 3 डिजिट नंबर है, 99 into 99 भी हम करके देख सकते थे। 100 तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करने में हमें मिला 10,000। ठीक है,
अब जो भी 3 डिजिट के नंबर्स, जो भी 2 डिजिट के नंबर्स होंगे उन्हें मल्टीप्लाई करने से जो भी आंसर आएगा वो 10,000 से तो छोटा ही रहेगा, है ना। ऐसे हम करके देख सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई कर लो और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं। कैन मल्टीप्लाइंग अ 3 डिजिट नंबर विथ अनदर 3 डिजिट नंबर गिव अ 4 डिजिट नंबर? क्या एक 3 डिजिट नंबर को दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 4 डिजिट नंबर मिलेगा? तो जैसा कि रूल है, 3 डिजिट और 3 डिजिट नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3 होता है 6। तो जो आंसर हमें मिलेगा या तो वो 6 डिजिट का होगा या फिर 5 डिजिट का होगा। तो मान लीजिए एक 3 डिजिट नंबर हमने ले लिया है 100, एक और 3 डिजिट नंबर ले लेते हैं 100। आप इजी नंबर्स लीजिएगा ताकि कैलकुलेशन इजीली हो जाए। ओके, हमें सिर्फ पता करना है कि ऐसा होगा कि नहीं। जैसा कि हम रूल पढ़ चुके हैं, एक 3 डिजिट नंबर्स, किसी भी 2 नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे, या तो दोनों के डिजिट्स को सम कर दो, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 3 + 3 = 6, या तो 6 डिजिट होंगे या फिर इससे एक कम होगा, दैट इज 5। ठीक है, जैसा कि इन दोनों का प्रोडक्ट है 10,000। कितने डिजिट्स हैं इसमें? 3 4 5 है। तो वैसे तो देखिए रूल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन में जो दिया है वो गलत हो गया है। रूल के अकॉर्डिंग या तो इसमें 6 डिजिट होंगे या 5 डिजिट्स होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है कि अगर हम एक 3 डिजिट नंबर को दूसरे 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट का हो सकता है? तो नहीं हो सकता है ना। आंसर होगा या तो 5 डिजिट का या 6 डिजिट का। ठीक है, नो ऑन मल्टीप्लाइंग। A 3 digit number with another 3 digit number will not give a 4 digit number। ठीक है, ये आप आंसर लिखेंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए कराया था, ये मत लिखिएगा। ठीक है, ये आंसर है। कैन मल्टीप्लाइंग अ 4 डिजिट नंबर विथ अ 2 डिजिट नंबर गिव अ 5 डिजिट नंबर? अगर हम एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें जो आंसर मिलेगा वो 5 डिजिट नंबर हो सकता है? देखिए 4 डिजिट और 2 डिजिट, 4 + 2 कितना होता है 6। तो रूल के अकॉर्डिंग आंसर या तो 6 डिजिट का होगा या फिर 5 डिजिट का होगा। तो यस, ये करेक्ट है। ओके, 5 डिजिट नंबर हमें मिल सकता है। तो पहले तो हम एक 4 डिजिट नंबर ले लेते हैं 1000 और एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं 10। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है। 4 + 2 होता है 6। अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो या तो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 डिजिट का होगा या फिर 5 डिजिट का होगा। ऐसा रूल है, हमने पढ़ा है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जैसा कि हमारा आंसर आ रहा है 10,000। ठीक है, 10,000। अब ये नंबर जो है ये 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि अगर हम 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमें 5 डिजिट नंबर मिलेगा? हाँ, मिल सकता है, रूल के अकॉर्डिंग भी मिलेगा, है ना। या तो हमारा आंसर 5 डिजिट का होगा या फिर 6 डिजिट का। ओके, सो यस, आंसर आप कैसे लिखेंगे? यस ऑन मल्टीप्लाइंग a 4 digit number with a 2 digit number gives a 5 digit number। ये है आपका आंसर। Observe the multiplication statements below. Do you notice any patterns? See if this pattern extends for other numbers as well. Okay? तो आपको यहाँ पर एक जो टेबल दिया है इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है और देखना है कि ये सभी नंबर्स में यही पैटर्न फॉलो होगा या नहीं। ओके,
चलिए करते हैं। देखिए 1 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, या जैसा कि रूल है हमारा, या तो आंसर 1 + 1 2 डिजिट का आएगा या फिर एक लेस डिजिट का आएगा, डेट इज 1, है ना। तो आंसर हमारा आएगा 1 डिजिट और 2 डिजिट, ये करेक्ट है। ओके, 2 डिजिट को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 1 होता है 3, तो आंसर या तो 3 डिजिट का आएगा या फिर 2 डिजिट का आएगा। ओके, करेक्ट। 2 + 2 इज, 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, 2 + 2 इज 4, करेक्ट। और या फिर एक लेस 3, ये भी सही है। 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो 3 + 3 होता है 6 डिजिट नंबर आएगा या फिर 5 डिजिट नंबर आएगा। ओके, तो अब पैटर्न आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर 5 डिजिट नंबर को 5 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो 5 + 5 होता है 10, या तो आंसर 10 डिजिट का आएगा या फिर एक उससे छोटा नंबर क्या होता है 9, या फिर 9 डिजिट का आएगा। ये है पैटर्न। 8 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर जो आएगा वो ये होगा, या तो 8 + 3 इज 11, या तो 11 डिजिट का होगा या फिर 10 डिजिट का होगा, एक नंबर कम। 12 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है 3 डिजिट नंबर से। ओके, तो 12 + 13 डिजिट नंबर से 12 + 13 होता है 25, तो हमारा आंसर जो आएगा वो या तो 25 डिजिट्स का होगा या फिर उससे एक कम 24 डिजिट्स। अब आई होप ये रूल आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Fascinating facts about large numbers. Some interesting facts about large numbers are hidden below. Calculate the product and quotient to uncover the facts. Once you have find the product or quotient, read the numbers in both Indian and American naming systems. Share your thoughts and questions about the fact with the class after you discover each number. Okay, तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर हमें ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इस तरह के जो नंबर्स हैं, इन्हें पहले मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेट करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसे इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में किस तरह से उसे बोला जाएगा, उसका नेम हमें प्रोनाउंस करना है, रीड करना है। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस अबाउट द फैक्ट विद द क्लास, और अपने थॉट्स और क्वेश्चंस जो भी हमारे माइंड में आते हैं इसे पढ़कर वो हमें क्लास में शेयर करना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं इसे। अब ये जो नंबर है पहले हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1250 इंटू 380। ओके, यहाँ हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये है हमारा आंसर। अब इसे इंडियन सिस्टम में किस तरह बोला जाएगा। इंडियन सिस्टम में पहले तो 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। तो इंडियन सिस्टम में इसे हम कहेंगे 4,75,000। ओके, 4,75,000 है ये। और अमेरिकन सिस्टम में इसे किस तरह से पढ़ा जाएगा। अमेरिकन सिस्टम में हर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। ओके, तो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर है 475,000। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या फैक्ट गिवन है। इज द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज्ड बाय पुरंदरा दास अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स। तो ये जो नंबर है, इतने नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज किए हैं, ठीक है, जो डिवोशनल सॉन्ग होते हैं जिन्हें हम कीर्तन कहते हैं, इतने कीर्तन कंपोज किए हैं पुरंदरा दास जी ने। ठीक है, पुरंदरा दास वॉज अ कंपोजर एंड सिंगर इन द 15th सेंचुरी। पुरंदरा दास जो है वो कंपोजर थे और सिंगर थे 15th सेंचुरी के। हिज कीर्तन स्पैंड सोशल रिफॉर्म्स, भक्ति एंड स्पिरिचुअलिटी। उनके जो कीर्तन हैं उसमें सोशल रिफॉर्म्स थे, भक्ति थी और स्पिरिचुअलिटी थी। ठीक है, ही सिस्टमेटाइज्ड मेथड्स फॉर टीचिंग कार्नेटिक म्यूजिक विच इज फॉलोड टू द प्रेजेंट डे।
उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक को सिखाने का, कार्नेटिक म्यूजिक की टीचिंग के तरीके को, कुछ मेथड्स बताए थे, उन्हें सिस्टमाइज किया था, जिसे आज तक फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब जैसे कि कोई भी फैक्ट हम पढ़ते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, है ना, उस फैक्ट को जानने के बारे में। उसी तरह यहाँ पर ये एस्तु के मन में देखो क्या सवाल आ रहे हैं। हाउ मैनी ईयर्स डिड ही लिव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग्स। जैसे कि अब ये इतना बड़ा नंबर देखकर हमारे मन में ये सवाल आता होगा कि इतने सारे सॉन्ग्स बनाने के लिए वो कितने साल जिए होंगे। एट वॉट एज डिड ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग्स, और कितनी एज में उन्होंने सॉन्ग्स कंपोज करना शुरू कर दिया होगा। इफ ही कंपोज्ड 4,75,000 सॉन्ग्स, हाउ मैनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज। अगर उन्होंने 4,75,000 सॉन्ग्स कंपोज किए हैं, इतने सॉन्ग्स उन्होंने बना दिए हैं, तो एक साल में वो कितने सॉन्ग्स बनाते होंगे। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके मन में भी आ रहे होंगे इस फैक्ट को पढ़ने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट फैक्ट हम पढ़ते हैं। पहले तो इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह के नंबर्स जब दिए होते हैं जिसमें इतने सारे जीरोज हैं, देखिए इस नंबर में 4 जीरोज हैं, इस नंबर में 2 जीरोज हैं, है ना। तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या किया कीजिए, जैसे कि 21 है और 7 है, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 इंटू 7। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। अब ये जो 147 आपके पास आया है, इसके आगे आप क्या कीजिए, टोटल दोनों नंबर्स में जितने जीरोस हैं उन्हें इसके आगे लिख दीजिए। जैसे कि 21 के यहाँ पर देखिए 2 जीरोस लगे हैं इस नंबर में, और इस नंबर में 4 जीरो है ना। 2 + 4 = 6, तो आंसर में आप 6 जीरोस लगा दीजिए। ठीक है, आप पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तब भी यही आंसर आपके आएगा। ये शॉर्ट तरीका है इसे कैलकुलेट करने का। ठीक है, आप नंबर्स को कैलकुलेट कर लीजिए, फिर उसके आगे जितने जीरोस लगे हैं वो आप आंसर्स में लगा दीजिए। ओके, तो ये है इसका आंसर। अब ये जो नंबर है यहाँ पे लिखा है जैसा कि इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। ये जो नंबर है इतना, चलिए पहले इसे इंडियन और अमेरिकन सिस्टम में रीड कर लेते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर हर 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो ये क्या हो गया नंबर, तो ये है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 14 करोड़ 70 लाख। ओके, और जैसा कि अमेरिकन सिस्टम में होता है हर 3 डिजिट के बाद उसमें कॉमा लगता है, तो अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर है 147 मिलियन। मिलियंस में देखिए 6 जीरोज होते हैं, यहाँ पे 6 जीरोज लगे हुए हैं। 6 जीरोज के आगे जो नंबर लिखा है क्या है वो 147 मिलियन है ये नंबर। ओके, तो ये जो है 14 करोड़ 70 लाख, ये किलोमीटर्स में एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस दिया है। डिस्टेंस किसके बीच का है, ये अर्थ का और सन के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, धरती से सूरज के बीच का डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस कीप्स वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। ये जो डिस्टेंस है ये पूरे साल वेरी करता है, मतलब बदलता रहता है। ओके, द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152 मिलियन किलोमीटर्स। तो जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस अब तक कैलकुलेट किया गया है वो क्या है, 152 मिलियन किलोमीटर्स। ओके, ये तो 147 मिलियन है, इससे भी ज्यादा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा चुका है 152 मिलियन। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब रॉक्सी कह रही है हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो रॉक्सी के मन में ये सवाल आ रहा है कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेजर किस तरह से किया जाता होगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन इस फैक्ट को पढ़ने के बाद आपके मन में भी आ रहे होंगे, जिसे आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्ट पर बढ़ते हैं। यहाँ पे 66,400 को मल्टीप्लाई करना है 62,500 से। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था इसके लिए आप क्या कीजिए, 64 को 625 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और क्योंकि 2 जीरोज इधर है और 2 जीरोज इधर है ना, 2 जीरोज इसमें 2 जीरोज इसमें, आंसर में हम 2 + 2 4 जीरोज लगा देंगे। ओके, 625 multiplied by 64।
तो ये है आंसर। इसके आगे 4 जीरो हमें और लगाने हैं, ठीक है। तो ये नया नंबर हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, ये तो हमारा इतना तो हमारा आंसर आया था। अब इसके आगे 4 जीरो और लगा दीजिए, क्योंकि ये पहले नंबर में 2 जीरो हैं और दूसरे नंबर में भी 2 जीरोज हैं, ठीक है। आप पूरी तरह कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब इसे इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में पढ़ लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये नंबर है 40 करोड़, ओके। और अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं, देखिए 6 जीरोज हैं, यहां तक तो मिलियन हो गया, तो ये कितना हो गया 400 मिलियन है ये अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये है 400 मिलियन। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग 40 करोड़, ओके। तो ये 40 करोड़ क्या है, इज द एवरेज नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर द अमेजॉन रिवर डिस्चार्जेस इनटू द अटलांटिक ओशियन एवरी सेकेंड। 40 करोड़ जो है ये पानी का अमाउंट है, इतना लीटर पानी जो अमेजॉन रिवर है वो अटलांटिक ओशियन में इतना पानी हर सेकंड, उसका इतना पानी अटलांटिक ओशियन में चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। नदी जैसे समुद्र में मिलती है उसी तरह से अमेजॉन रिवर का इतना 40 करोड़ लीटर पानी एक सेकंड में नदी से समुद्र में चला जाता है। द रिवर्स फ्लो इनटू द अटलांटिक is so much that drinkable fresh water is found even 160 kilometers into the open sea। तो जो अमेजॉन रिवर का फ्लो है अटलांटिक ओशियन में वो इतना ज़्यादा है कि जो ड्रिंकेबल फ्रेश वाटर है वो हम ओशियन में कम से कम 160 किलोमीटर्स आगे तक नदी के जैसा पानी है उसमें, ठीक है, एकदम ड्रिंकेबल। इतना सारा पानी वो इतनी एक सेकंड में डिस्चार्ज कर देता है, इसलिए काफ़ी दूर तक उसमें फ्रेश वाटर ही रहता है, ठीक है। तो इसको पढ़ के भी कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, आप जो अपनी क्लासमेट से डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज यू डिड बिफोर, डिवाइड द गिवन नंबर्स टू अनकवर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डिवीजन। शेयर योर थॉट्स एंड क्वेश्चंस विद द क्लास आफ्टर यू अनकवर ईच नंबर। अब जैसा कि हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किया था, आगे जो फैक्ट्स हमें दिए हैं उसमें हमें डिवीजन करना है, ओके, नंबर्स को डिवाइड करना है। और वो भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें पढ़कर आपके मन में फिर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि अभी आगे के हमने फैक्ट्स में देखा। तो इन फैक्ट्स को पढ़कर जो भी क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब यहाँ पर ये देखिए 13,95,000 को डिवाइड करना है 150 से। देखिए इसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, 95,000, 13,95,000 इसको डिवाइड करना है 150 से, ठीक है। इस तरह से लिख के डिवाइड कीजिए, ये इजी होता है थोड़ा ये मेथड, ठीक है। पहले देखिए जीरोस जो होते हैं उन्हें कैंसिल कीजिए, जैसे नीचे एक जीरो है तो ऊपर का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब ये इतना नंबर हमारे पास बचा है। अब आपको ये देखना है, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर उससे डिवाइड हो जाएं। तो ऐसा नंबर है 5। ऊपर जो नंबर लिखा है ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, नीचे जो नंबर लिखा है ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। 5 2 ज़ा 10, अब ये 13 है इसलिए 3 रिमेनिंग है, 3 और 9 39 है ना, तो 5 7 ज़ा 35। 39 में से जब आप 35 को माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 4 और 5 45, 5 9 ज़ा 45। अब 2 जीरोज हैं, यहाँ पर 2 जीरोज लगा दीजिए, क्योंकि 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0 इस तरह से किया जाता है। नीचे दिया गया है 10 को 5 से आप डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 2, ठीक है। अब ये जो ऊपर नंबर दिया है इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, ये नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ 1 रिमेनिंग है, 1 और 9 19 हो गया, 2 9 ज़ा 18। अब 10 रिमेनिंग है, 2 5 ज़ा 10, 0 रिमेनिंग है, 2 0 ज़ा 0। तो देखिए आपके पास आंसर आ गया है 13,950, ओके।
13,950। इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम में दोनों में इसे ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा। दिस इज 13,950 ओनली। ओके, ये जो नंबर है, अब ये क्या है, इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। ये किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, किसका डिस्टेंस है? लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी, एक ही ट्रेन जो इतना लंबा डिस्टेंस कवर करती है वर्ल्ड में, उसका ये डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, द ट्रेन रन्स इन रशिया बिटवीन मॉस्को एंड व्लादिवोस्तोक। ये जो ट्रेन है ये रशिया में चलती है, किन स्टेशन के बीच, किन सिटीज के बीच? मॉस्को एंड व्लादिवोस्तोक के बीच। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ दिस जर्नी इज अबाउट 7 डेज। और इतनी लंबी जर्नी को कवर करने में 7 डेज लग जाते हैं, 1 वीक लग रहा है। ओके, द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया इज फ्रॉम डिब्रूगढ़ इन असम टू कन्याकुमारी इन तमिलनाडु। और इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट क्या है? ये है डिब्रूगढ़, जो कि असम में है, वहां से ये कहाँ तक है? कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। ओके, इट कवर्स 4,219 किलोमीटर्स इन अबाउट 76 आवर्स। अब ये जो ट्रेन है ये कवर करती है 4,219 किलोमीटर का डिस्टेंस। कितने टाइम में कवर करती है? 76 आवर्स में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। काफ़ी सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे इसको पढ़कर। ठीक है, आप सब जरूर डिस्कस कीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा कि 76 आवर्स में ये कवर कर रही है, तो मतलब कितने दिन लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक दिन में तो 24 आवर्स ही होते हैं, तो कितना टाइम लग रहा है इसको डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाने में। नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। एडल्ट ब्लू व्हेल्स कैन वे मोर देन, जो अडल्ट ब्लू व्हेल होती है, ठीक है, वो कितना ज्यादा उसका वेट हो सकता है, तो इसके लिए हमें इन दिए गए नंबर्स को डिवाइड करना है। तो पहले तो इन नंबर को हम डिवाइड कर लेते हैं। क्या नंबर दिया है हमें यहाँ पर? 10 करोड़ 50 लाख डिवाइडेड बाय 700। ओके, लिख लेती हूँ यहाँ 10 करोड़ 50 लाख, इसको डिवाइड करना है 700 से। पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये जो रिमेनिंग नंबर है इसे हमें डिवाइड करना है 7 से। ओके, तो 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे, 3 रिमेनिंग है। 3 and 5 is 35, 7 5 जा 35। ठीक है, अब जीरोस लगा दीजिए जितने बचे हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोस बचे हैं, 4 जीरोस लगा दीजिए। तो ये हमारा आंसर आ गया है। कितना है ये आंसर? 1,50,000। ओके, तो एक अडल्ट ब्लू व्हेल जो है वो 1,50,000 kg से भी ज्यादा उसका वेट हो सकता है। ठीक है, इतना वेट होता है। A newborn blue whale weighs around 2,700 kg, which is similar to the weight of an adult hippopotamus. एक जो न्यूबॉर्न ब्लू व्हेल है उसका वेट ही इतना होता है 2,700 kg, और ये वेट किसके बराबर है? एक एडल्ट हिप्पोपोटामस के बराबर। ठीक है, इतना वेट तो एक एडल्ट हिप्पोपोटामस का होता है। द हार्ट ऑफ ब्लू व्हेल वॉज रिकॉर्डेड टू बी नियरली 700 kg। ब्लू व्हेल का जो हार्ट होता है, दिल, उसका वेट ही 700 किलो का होता है। ठीक है, 700 kg उसके हार्ट का वेट है। द टंग ऑफ ए ब्लू व्हेल वेज एज मच एज एन एलिफेंट। तो एक एलिफेंट का जितना वेट होता है उतना तो ब्लू व्हेल की टंग का वेट होता है। ठीक है, ब्लू व्हेल की टंग का वेट ही इतना है जितना एक एलिफेंट का वेट है। ब्लू व्हेल्स कैन ईट अप टू 3,500 kg ऑफ krill एवरी डे। तो ब्लू व्हेल जो होती है वो 3,500 kg ऑफ krill एक दिन में खा सकती है। हर दिन इतने krill एक सी एनिमल है। ठीक है, तो इतने krill वो एक दिन में खा लेती है। कितने? 3,500 kg। द लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल्स आर्जेंटिनोसॉरस इज एस्टिमेटेड टू वे 90,000 kg। अब ये जो ब्लू व्हेल है ये तो पानी में रहती है, सी एनिमल है। ठीक है, और लैंड एनिमल जो सबसे बड़ा है वो कौन है? आर्जेंटिनोसॉरस। ठीक है, आर्जेंटिनोसॉरस सबसे बड़ा लैंड एनिमल है।
इसका वेट जो है वो एस्टिमेट किया गया है लगभग कितना है 90,000 kgs, इतना वेट है इसका। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 52 खरब है ये। ठीक है, खरब में देखिए कितने जीरोस होते हैं, खरब में 9 जीरोस होते हैं। ओके, 52 खरब को हमें डिवाइड करना है 130 से। ओके, तो कर लेते हैं पहले डिवाइड। 52 खरब 1 2 3 4। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। अब इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है। ठीक है, नीचे 13 ही बचा है। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 52। अब जितने जीरोस रिमेनिंग है उतने जीरोस आप उसमें लगा दीजिए, क्योंकि 13 जीरो जा जीरो होगा, सब जीरो से कैंसिल होंगे। 8 जीरोस हैं इसमें। ठीक है, अब ये क्या नंबर बन गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग? देखिए पहले कॉमा लगा दीजिए, पहले 3 नंबर 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 डिजिट्स के बाद। तो ये बन गया है हमारा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो ये नंबर हमारा बन गया है 20 करोड़। अब ये जो 20 करोड़ नंबर है इसके बारे में क्या फैक्ट दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। Was the weight in tons of global plastic waste generated in the year 2021? तो ये जो 20 करोड़ है ये वेट है, किसका वेस्ट है? प्लास्टिक वेस्ट। जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है, जो कि पॉलीथीन्स, वाटर बॉटल्स या और भी किसी भी चीज की, आजकल प्लास्टिक में ही हर चीज पैक होकर आती है, तो उससे जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है उसको अगर उसका वेट किया जाए तो वो है 20 करोड़। ओके, इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट है। आगे देखते हैं क्या फैक्ट गिवन है। In a single gram of healthy soil, there can be 100 million to 1 billion bacteria and 1 lakh to 1 million fungi, which can support plants' growth and health. तो एक सिंगल ग्राम हेल्दी सॉइल में, सिर्फ अगर हम 1 ग्राम हेल्दी सॉइल लें तो उसमें भी 100 मिलियन टू 1 बिलियन बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, और 1 लाख टू 1 मिलियन फंगी होती है, विच कैन सपोर्ट प्लांट्स ग्रोथ एंड हेल्थ। तो बैक्टीरियाज कितने ज्यादा है? बैक्टीरियाज 100 मिलियन है, और जो प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है फंगी जो है वो सिर्फ 1 मिलियन है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्लास्टिक वेस्ट भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। शेयर सच लार्ज नंबर फैक्ट यू नो कम अक्रॉस विथ योर क्लास। तो ऐसे ही कुछ लार्ज नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स अगर आपको पता है तो आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। डिड यू एवर वंडर, क्या आपने कभी सोचा है? S2 इज अम्यूज्ड बाय ऑल दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट लार्ज नंबर्स। S2 जो है इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को सुनकर बहुत ही एंटरटेन हो रहा है, खुश हो रहा है, उसे अच्छे लग रहे हैं ये फैक्ट सुनना। वाइल थिंकिंग अबाउट दीज ही केम अप विद एन अनयूजुअल क्वेश्चन। और इन सब के बारे में सोचते हुए उसे एक अनयूजुअल क्वेश्चन पर वो पहुंचा है। कुड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई फिट इनटू 1 लाख बसेस? अब वो ये सोच रहा है कि क्या जो एंटायर पॉपुलेशन है मुंबई की जितनी भी पॉपुलेशन है, पूरी पॉपुलेशन क्या 1 लाख बसेस में आ सकती है? वॉट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? हाउ कैन वी फाइंड आउट? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? लेट अस अज्यूम अ बस कैन एकोमोडेट 50 पीपल। तो अज्यूम कर लीजिए कि एक बस में 50 पीपल बैठ सकते हैं। देन 1 लाख बसेस कैन एकोमोडेट 1 लाख इंटू 50। तो 1 लाख बसेस में कितने लोग आ जाएंगे? 1 लाख इंटू 50, जो कि है 50 लाख पीपल। ओके, तो 1 लाख बसेस में कितने लोग आ जाएंगे? 50 लाख। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 1 करोड़ 24 लैक्स। और जो मुंबई की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ 24 लाख से भी ज्यादा है। वी सॉ दिस इन एन अर्लियर टेबल। इसे हमने अभी एक टेबल में देखा था, जिस टेबल में सबकी पॉपुलेशन दी हुई थी। सो द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इन 1 लाख बसेस। तो मुंबई की जो पूरी पॉपुलेशन है वो 1 लाख बसेस में फिट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, द आरएमएस टाइटैनिक ship carried about 2,500 passengers. Can the population of Mumbai fit into 5,000 such ships?
तो जो RMS टाइटैनिक शिप है वो 2500 पैसेंजर्स को कैरी करती है। ओके, तो क्या मुंबई की पॉपुलेशन ऐसी 5000 शिप में आ सकती है? एक शिप में 2500 पैसेंजर आ रहे हैं और मान लीजिए हमारे पास 5000 शिप्स हैं, तो क्या इनमें मुंबई की पॉपुलेशन आ सकती है? इंस्पायर्ड बाय दिस strange question, Roxy wondered, if I could travel 100 kilometers every day, could I reach the moon in 10 years? ऐसे ही कुछ स्ट्रेंज क्वेश्चंस को सुनकर रॉक्सी ये सोच रही है कि अगर मैं 100 किलोमीटर्स रोज ट्रेवल करूं तो क्या मैं 10 साल में मून पर पहुंच जाऊंगी? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 3,84,400 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स, इतना डिस्टेंस है। और रॉक्सी ऐसा सोच रही है कि मान लीजिए मैं डेली 100 किलोमीटर चलती हूँ तो क्या मैं मून पर 10 ईयर्स में पहुंच जाऊंगी? हाउ फार वुड शी हैव ट्रेवल्ड इन अ ईयर? वो एक साल में कितना ट्रेवल कर लेगी? देखिए, एक दिन में वो 100 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रही है, एक साल में होते हैं 365 डेज, तो एक साल में वो कितना ट्रेवल कर लेगी? 365 और 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये नया नंबर बन जाएगा 36,500 किलोमीटर्स। इतना वो ट्रेवल कर लेगी एक साल में। ठीक है, हाउ फार शी हैव ट्रेवल्ड इन अ ईयर? इतना 36,500 किलोमीटर्स। हाउ फार वुड शी ट्रेवल्ड इन 10 ईयर्स? 10 ईयर्स में कितना ट्रेवल कर लेगी? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें एक जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, तो नया नंबर क्या हो जाएगा? 365,000। अब ये नंबर क्या है? 3,65,000। इतना वो कितने सालों में जा पाएगी? 3,65,000 10 सालों में जा पाएगी। और मून का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स, जो कि इससे ज्यादा है। Is it not easier to perform these calculation in stages? You can use this method for all large calculations. तो ये जो मेथड है, जिस तरह से हमने निकाला कि रॉक्सी 10 साल में कितना ट्रेवल कर पाएगी, इसी तरह से आपको लार्ज नंबर्स को कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे हमने निकाला। पहले हमने एक साल का निकाल लिया, हमें निकालना था 10 साल का। पहले हमने एक साल का निकाल लिया कि एक साल में वो कितना चलेगी, तो एक दिन में वो जितना चली उसे एक साल में जितने दिन होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमें 10 साल का निकालना था तो उस आंसर को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें हमारी वैल्यू मिल गई कि वो 10 साल में कितना चलेगी, इतना 3,65,000। तो लार्ज नंबर्स को आपको इसी तरह से कैलकुलेट करना है। ओके, आगे देखते हैं। Find out if you can reach the sun in a lifetime if you travel 1000 kilometers every day. You had written down the distance between the earth and the sun in previous exercise. तो previous exercise में हमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था। तो देखिए ये है प्रीवियस एक्सरसाइज, इसमें अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया गया था जो कि कितना है? 14 करोड़ 70 लाख। ठीक है, इतना डिस्टेंस है। अब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये वाला क्वेश्चन, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 14 करोड़ 70 लाख। ओके, अगर एक दिन में हम 1000 किलोमीटर चल रहे हैं तो एक साल में हम कितना चलेंगे? एक साल में होते हैं 365 डेज, 365 इंटू 1000, तो एक साल में हम चलेंगे कितना? 3,65,000 किलोमीटर्स। ओके, तो अब हमें चेक करना है, अगर हम एक दिन में 1000 किलोमीटर चल रहे हैं तो क्या हम अपनी पूरी लाइफ में सन तक पहुंच पाएंगे? तो क्योंकि इसमें एज नहीं दी है इसलिए आप कोई भी एज अज्यूम कर सकते हैं। जब भी आपको एज अज्यूम करना है, ठीक है, अगर आपको एज गिवन नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ही इजी नंबर अज्यूम करें जिससे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, और वो ऐसा भी होना चाहिए जो रेलेवेंट हो। आप कुछ भी नहीं अज्यूम कर सकते हैं, लाइक 500 नहीं अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि 500 तो एज हो नहीं सकती किसी की। ठीक है, तो आपकी एज जो आप अज्यूम करेंगे वो रेलेवेंट भी होनी चाहिए,
तो आप सपोज कीजिए, अज्यूम कर लीजिए 100, ठीक है। अगर हम 100 ईयर्स तक जीते हैं तो क्या हम सन तक पहुंच पाएंगे अगर डेली हम 1000 किलोमीटर्स चलें तो देखिए, अब इसलिए मैं कह रही थी आप इजी नंबर अज्यूम कीजिए। मान लीजिए आप 98 अज्यूम कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। 100 से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेट करना किसी को भी बहुत इजी होता है, ठीक है। तो एक साल में हम 3,65,000 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 100 ईयर्स में हम कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? 3,65,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3,65,00,000, ठीक है। हमारा आंसर है 3,65,00,000, जो कि आप देख सकते हैं 14,70,00,000 से ये तो बहुत कम है, ठीक है। तो अगर हम 100 ईयर्स भी जीते हैं तो भी हम इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक नेसेसरी रीजनेबल असम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इनके आंसर्स बताने हैं। ए, if a single sheet of paper weighs 5 grams, could you lift 1 lakh sheets of paper together at the same time? एक सिंगल शीट पेपर की एक शीट का वेट कितना है? 5 ग्राम्स, ठीक है। तो क्या आप 1 लाख ऐसी शीट्स को एक साथ उठा सकते हैं? अगर एक शीट 5 ग्राम्स की है तो 1 लाख शीट कितने ग्राम्स की होंगी? 5 लाख ग्राम्स की। 5 इंटू 1 लाख, लाख में होते हैं 5 जीरोस, ठीक है। तो ये हो गए 5 लाख ग्राम्स। 5, अब 1000 ग्राम्स मिलकर बनता है 1 केजी, ठीक है। तो 5 लाख ग्राम्स में कितने केजी होंगे, कितने किलोग्राम्स होंगे? पहले हम वो निकाल लेते हैं। उसे निकालने के लिए इस नंबर को आप 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, बचा क्या है? 500 केजी, ठीक है। अब ये किलोग्राम्स में है, तो क्या 500 केजी वजन आप उठा सकते हैं? 500 केजी तो बहुत हैवी होता है, इतना हम नहीं उठा सकते हैं ना, इतना तो कोई नहीं उठा पाएगा एक बार में, ठीक है। तो ये गलत है। So this is wrong. We cannot lift 1 lakh sheets of paper together at the same time. एक ही टाइम में हम 1 लाख शीट्स को नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हैवी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 250 बेबीज आर बॉर्न एवरी मिनट अक्रॉस द वर्ल्ड, विल अ मिलियन बेबीज बी बॉर्न इन अ डे? पूरे वर्ल्ड में एक मिनट में 250 बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक दिन में मिलियन बेबीज बॉर्न हो सकते हैं? अगर एक मिनट में 250 बेबीज बॉर्न हो रहे हैं तो एक दिन में क्या मिलियन बेबीज, 1 मिलियन बेबीज बॉर्न हो सकते हैं? तो पहले हमें पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि एक दिन में कितने बॉर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बेबीज बॉर्न इन 1 मिनट, 1 मिनट में दिया हुआ है 250 बेबीज बॉर्न हो रहे हैं, तो 1 आवर में कितने बॉर्न होंगे? बेबीज बॉर्न इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में कितने बॉर्न होंगे? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 250 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ओके। तो आपको क्या आंसर मिलेगा? आपको मिलेगा आंसर 150 इंटू 1, इतना 15,000 होगा आपका आंसर, ठीक है। तो 1 आवर में 15,000 बेबीज बॉर्न हो रहे हैं। अब हम निकाल सकते हैं कि एक दिन में कितने बेबीज बॉर्न होंगे। कैसे निकालेंगे? 1 आवर का तो हमें पता चल गया है कि 15,000 बेबीज बॉर्न हो रहे हैं 1 आवर में। एक दिन में होते हैं 24 आवर्स, तो हमें 1 आवर का तो दिया ही हुआ है, एक दिन का निकालने के लिए हम 15,000 को 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। बेबीज बॉर्न
इन अ डे, एक दिन में, ओके। 15,000 इंटू 24, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। ऐसे नंबर्स को आप इस तरह से मल्टीप्लाई किया कीजिए। 15 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 से, जो आंसर आपको मिलेगा उसमें आप 3 जीरोस ऐड कर देना, 3 जीरोस लगा देना, ओके। जैसे 15 इंटू 24 हम कर लेते हैं, 15 इंटू 4 इज 60, ओके, 6 कैरी, 15 इंटू 2 इज 30 एंड प्लस 6 36। अब इसमें ये 3 जीरोस लगा दीजिए, ठीक है, ये है आपका आंसर। तो एक दिन में कितने बेबीज बॉर्न हो रहे हैं? 3,60,000 बेबीज, यानी कि 1 मिलियन बेबीज तो बॉर्न नहीं हो सकते हैं एक दिन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? अज्यूम यू कैन काउंट 1 कॉइन एवरी सेकेंड। अज्यूम कीजिए कि एक सेकेंड में आप एक कॉइन को काउंट कर लेते हैं, तो क्या एक दिन में आप 1 मिलियन कॉइन्स को काउंट कर पाएंगे? चलिए देखते हैं। तो एक सेकेंड में हम कितने कॉइन्स काउंट कर पा रहे हैं? कॉइन्स काउंटेड इन 1 सेकेंड, कॉइन्स काउंटेड इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1, ओके। एक सेकेंड में हम एक कॉइन काउंट कर पा रहे हैं, तो एक मिनट में कितने काउंट कर पाएंगे? एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो एक मिनट में कितने काउंट कर पाएंगे? 1 मिनट, ये कॉइन्स काउंटेड इन 1 मिनट इक्वल टू 60 कॉइन्स, है ना। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 60 कॉइन्स हम काउंट कर पाते हैं एक मिनट में। अगर एक मिनट में हम 60 कॉइन्स काउंट कर पाते हैं तो 1 आवर में कितने कर पाएंगे? एक घंटे में 1 आवर में होते हैं 60 मिनट्स, तो 60 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। कॉइन्स काउंटेड इन 1 आवर, 1 आवर में कितने? 60 इंटू 60, 3,600 कॉइन्स हम काउंट कर पाएंगे 1 आवर में। अगर 1 आवर में हम 3,600 कॉइन्स काउंट कर पाते हैं तो 1 डे में कितने कर पाएंगे? 3,600 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ओके। कॉइन्स काउंटेड इन अ डे इक्वल्स टू 3,600 इंटू 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 86,400। तो एक दिन में हम कितने कॉइन्स काउंट कर पाएंगे? 86,400। तो 1 मिलियन तो काउंट नहीं कर पाएंगे, सो वी कैन नॉट काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे, ओके। थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विथ योर क्लास। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आप अपने मन से भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्लास में उन्हें शेयर कर सकते हैं, ओके। अब ये जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दिए हैं ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।